हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो बेटा आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था तो मैं आपको जल्दी से वो करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। तो बेटा प्लेन मिरर के अंदर हम लोगों ने अभी तक बात नहीं करी थी, तो वो टॉपिक है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स बहुत ही वाहियात हैंडराइटिंग सर, बहुत ही वाहियात। चलो कोई बात नहीं, पर जो भी है हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया ये एक मिरर है जो कि अपने इस तरफ मूव कर रहा है। ऐसा मान लीजिए आपकी मिरर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट 7 मीटर पर सेकंड से। गेटिंग माय पॉइंट। अरे पक्का ना, समझ में आ रहा है ना भैया। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की क्या वेलोसिटी होगी इस केस में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस है, पहली है 9 मीटर पर सेकंड, सेकंड है 11 मीटर पर सेकंड, सी है 12 मीटर पर सेकंड, नहीं 12 मीटर पर सेकंड नहीं, 16 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी है 14 मीटर पर सेकंड। गेटिंग माय पॉइंट। तो 4 ऑप्शन है। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको फटाफट ट्राई कीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, तो मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो समझना, इसको डायरेक्टली ऐसे मत करो। अभी तुम फटाफट से जल्दबाजी में बच्चे लोग 9 लगा देते हैं आंसर। देख मेरी बात समझ आराम से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मिरर रुका हुआ होता, अगर ये मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 होती, मतलब मिरर अगर रेस्ट पर होता, तो जो ऑब्जेक्ट है जिस रफ्तार से जा रहा होता, इमेज भी उसी रफ्तार से आ रही होती। लेकिन मिरर तो मूव कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन सर इसमें लफड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इधर जा रहा है, इमेज जो है वो आ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑपोजिट होंगी, तो माइनस लगा देंगे अपन। तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में यहां से आ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसी से फिर हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे साहब, सोल्व करेंगे इसको हम लोग कैसे, कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो समझना, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जो मिरर है वो इधर जा रहा है लेफ्ट में। अगर मैं लेफ्ट में नेगेटिव मानता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2, अभी माइनस ये इधर जा रहा है राइट में, मतलब पॉजिटिव मानता हूं 7 हो जाएगा। आई मेरी बात समझो। तो सोल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा -11 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो आएगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर जो था अपना वो 11 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो रफ्तार होती है वेक्टर वाइज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। और ये जो रफ्तार है ये मैं इसी डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इस पे एक सवाल देता हूं जबरदस्त जल्दी से, है ना। हाँ जी, तो बड़ा ध्यान समझिए, जगह बनाई है बहुत शानदार हम लोगों ने। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल देता हूं। मान लीजिए कि अपने पास में मिरर है। अब ये मिरर जो है भैया वो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बेचारा, क्या करें। और जो ऑब्जेक्ट है भैया, ऑब्जेक्ट वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड सामने, ठीक है। तो पूछी गई है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की रफ्तार बताइए कितनी होगी, जल्दी से बताइए, फास्ट फास्ट जल्दी से। अब क्या सोच रहे हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ना उसका मैग्नीट्यूड वो भी 2 ही आएगा बेटा। अबे जब तक मिरर है ना इस डायरेक्शन में मूव ना करे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। आई मेरी बात में, फ्रंट में होनी चाहिए वो रफ्तार, तभी फॉर्मूला लगा ना। पता पड़ा तुमने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर गलत हो गया, ऑप्शन में पक्का होगा। अगर तुम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो ऑप्शन में ऐसा आंसर पक्का होगा इधर। इसलिए इस प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना। और सुनो इधर बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक मिरर है हमारे पास में एक क्या है, मिरर है जिसकी रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भाई साहब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, बट ज्यादा दिमाग लगाना, इसकी भी ऊपर है इसकी भी ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज की भी ऊपर होगी। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही नहीं है यहाँ पे। सीधा आंसर क्या आएगा, यहां हो जाएगा भैया आंसर कितना, इसकी रफ्तार भी जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट की वो ही इमेज की। अनटिल अनलेस मिरर इस प्रकार से नहीं मूव कर रहा हो या ऑब्जेक्ट इस प्रकार से नहीं मूव, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस प्रकार से मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार ही इमेज के बराबर हो जाएगी। अगर मिरर ऐसे ही मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है तो, आई मेरी बात में, मिरर अगर ऐसे मूव कर रहा होगा तो फिर हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो भैया ये यहाँ पे तरीका है इसको सोल्व करने का। आप इसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को ये चीज और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए और आके डाउट पूछिए, जो भी आपको इसके ऊपर डाउट आते हैं आप जरूर पूछिए डाउट। ओके, फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, अब एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है, मैं आप बता रहा हूं, यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा मैं आपको वेक्टर फॉर्म में समझाता हूं एक्चुअली कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मिरर है, हम लोगों को मिरर दे रखा है बेटा। इस मिरर में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो होगा नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल के लिए मैंने नॉर्मल का कैप ले लिया, नॉर्मल कैप एन कैप बोलती है। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। गेटिंग माय पॉइंट, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा यहां से इस पे एक लाइट गिरी जो कि इंसिडेंट रे थी मतलब, और इसको मैं बोल सकता हूं ए कैप। A cap is the direction along in A cap is the unit vector along the direction of incident ray. Getting my point? A cap is the unit vector along the direction of incident ray. इसी प्रकार से बेटा मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, यहां मैं लिख सकता हूं B vector. B vector is the direction along the is the unit vector along the direction of reflected ray. तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन 3 चीजों को। अब n को भी आप स्मॉल n कर दीजिए, थोड़ा सा वही फॉर्मेट आ जाएगा जो हम लोग बुक्स में देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब ध्यान समझिएगा एक और चीज
बेटा मान के लीजिए मिरर जो है ना, अगर मैं ये वाला पार्ट दोबारा से बनाता हूं तो यहां पे आएगा अपना एन कैप, यहां पे आएगा अपना इस प्रकार से, इधर मैं क्या लिख दूंगा, अगर इधर ए वेक्टर था मतलब ए कैप था तो इधर आएगा माइनस ऑफ ए कैप। ये एन कैप है, ये एंगल है थीटा। समझ में आता है? हाँ भाई, तो इतना भी समझ में आता है कि ये एंगल भी थीटा ही होएगा। अगर दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अबे सही है ना? अरे बोलो भैया, पक्का ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इन दोनों का अगर डॉट करना चाहूं तो इन दोनों का डॉट हो जाएगा माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू, अब ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो मैं लिख दूंगा 1 इंटू कोस ऑफ थीटा। तो बेसिकली माइनस ए कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू कोस थीटा। आई मेरी बात समझ में? इस प्रकार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, यहां पे तो दो चीजें हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट चीज क्या है उसको आप ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट चीज ये है कि भैया हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे हम लोग ये डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे और हम कहेंगे कि दिस इज द नॉर्मल एन कैप वेक्टर। एन कैप मतलब दिस इज बी कैप यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज माइनस, है ना, ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इन दोनों का अगर सम कर दूंगा तो ये आ जाएगा b माइनस ए कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इन दोनों का पहली बात डायरेक्शन क्या होगी, उस बात को समझने के लिए मैंने क्या करा, देखो b कैप माइनस एन कैप, एक्चुअली b कैप माइनस एन कैप क्या है, दोनों का वेक्टर सम। हाँ भाई, दोनों का वेक्टर सम ऊपर की तरफ आएगा। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, एक्चुअली क्या होगा, बी कैप और ए कैप दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 है, तो बेटा इसका आएगा ऊपर की तरफ 1 कोस थीटा, इसका भी आएगा 1 कोस थीटा, बस दोनों का मिला के ऊपर कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूं तो बन जाएगा 2 कोस थीटा इनटू एन कैप। डायरेक्शन हो गई एन कैप और मैग्नीट्यूड हो गया 2 कोस थीटा। अब तुम कहोगे सर नीचे भी तो है, बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 साइन थीटा, इधर भी 1 साइन थीटा, बराबर हो के 0 हो गया भैया, बराबर हो जाएंगे ना। तो ऊपर 1 कोस थीटा, इधर भी 1 कोस थीटा, 1 + 1 2 कोस थीटा ऊपर की तरफ आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस 2 कोस थीटा। बेटा कोस थीटा की वैल्यू वहां से निकालो तो कितनी आ रही है, वो आ रही है माइनस ऑफ ए डॉट एन इनटू एन कैप। सोल्व करने पे इसको कितना मिलेगा, यहां से हम लोगों को ए कैप माइनस 2 ए डॉट एन इनटू एन कैप। अभी गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। तो बेटा ये बन गया वेक्टर फॉर्म जिसको आपको रट के रखना है। हालांकि इसको लोग ऐसे ही रट लेते हैं, मैंने आपको बस प्रूव कर दिया कि भैया कैसे होता है ये, बाकी प्रूफ एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि बी कैप क्या है, बी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। बाकी ये तरीका है जिसको आपको याद रखना है। ए कैप डॉट एन कैप, बेटा दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, स्केलर। तो ये पूरा आइटम स्केलर हो जाएगा, सिर्फ ये वेक्टर बचेगा। तो वेक्टर माइनस वेक्टर ही है, तो वेक्टर ही हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब सब कुछ यहाँ पे सही भी किया है हम लोगों ने। तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बेटा प्लेन मिरर्स अब यहीं समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट होएगा अपना स्फेरिकल मिरर्स का। प्लेन मिरर मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है, वेलोसिटी बता दी है, मैंने आपको रोटेशन बता दिया, मैंने आपको 2 प्लेन मिरर बता दिए, पैरेलल एंगल पे बता दिए, उनके बीच में शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी मैंने आपको मिनिमम प्लेन मिरर बताया था, मिनिमम हाइट इतनी चाहिए, मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल लेंथ ऑफ इमेज। उसमें मैंने आपको डिफरेंट केस बताए थे, आदमी की हाइट फिक्स हो, मिरर की हाइट दे रखी हो, मतलब उसमें अलग अलग अपन लोगों ने जो भी अपने को पास केस थे वो अपने सारे देखे थे।
उसके अलावा हम लोगों ने जनरल ऑप्टिक्स के सवाल किए हैं। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अब स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट से आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखो, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं। तो देखिए आप, स्फेयर जो होता है उससे हम लोग किस प्रकार से स्फेरिकल मिरर को कट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है ना, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एनिमेशन में भी दिखता रहेगा। तो जैसे स्फीयर है, अब इस स्फीयर में क्या करा हम लोगों ने, मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा। इस स्फीयर को हम लोग, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r। क्या है? r। तो एक्चुअली जो r है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये उस स्फीयर का पार्ट रेडियस है जिस स्फीयर से मिरर बनने वाला है। सर कैसे बनेगा इस स्फीयर से मिरर, समझाता हूं बेटा। ये स्फीयर है तो इसको अगर आप यहां से कट कर दोगे और इस पार्ट को उठा के अगर आप इधर रख लोगे तो एक्चुअल में ये जो स्फीयर है वो आपको कुछ ऐसा, स्फीयर का ये जो पार्ट है आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई मेरी बात समझ में? यह आपको यहाँ पे एनिमेशन में भी दिखाई दे रहा है। जल्दी से देखिए इस बात को ध्यान से बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्फीयर है, देख समझ रहा है मेरी बात को? ये जो स्फीयर है इसका ये पार्ट है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ध्यान समझना, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो सामने से इस प्रकार से दिखाई देगा। अरे समझ में आ रही है बात है? तो भाई इसका रेडियस तो r है, इसका रेडियस है स्मॉल r। सर ये क्या है स्मॉल r? बेटा ये स्मॉल r जो है ना वो एक्चुअल है रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दिया, अभी हटा देता हूं इसको मैं। तो इसको मैं लिख दूंगा स्मॉल r, दिस इज रेडियस ऑफ अपर्चर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं आपको क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे ऐसे गिवन है और मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया यहां से यहां तक के ऐसे है ना, ये क्या है? r है। ये क्या है? ये जो लेंथ है ये है स्मॉल r। दिस इज रेडियस ऑफ अपर्चर, दिस इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर कितना बड़ा है ये डिपेंड करेगा अपर्चर पे। तुमने यहां से काटा है तो अलग मिरर आएगा, यहां से काटा है तो छोटा मिरर आएगा, यहां से काटा है तो बड़ा मिरर आएगा, लेकिन तीनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तीनों की फोकल लेंथ भी सेम आएगी, वो आगे बताऊंगा फोकल लेंथ कैसे होगी, बट तीनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा। मिरर को तुमने अगर इससे काटा है तो अलग अलग भले पार्ट से काट लिया जाए तुम लोगों के द्वारा। एक और बात, मिरर कितना ज्यादा कर्व्ड है ये डिपेंड करेगा अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। मेरी बात समझ में आ गई? कितना बड़ा मिरर है डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अपर्चर, कितना कर्व्ड है मिरर डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अपर्चर। तो ये बेटा दो पॉइंट्स यहाँ पे हो चुके हैं जिनको समझना है हम लोगों को। नाउ अब मैं आपके सामने कुछ और पॉइंट्स भी रखता हूं इसके अंदर, देखो ध्यान समझना। देखो भाई ये तो हमें समझ में आती है बात, हाँ भी ऐसे 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 होता है। अब इसमें भी दो प्रकार के पार्ट यहाँ पे केस पॉसिबल है। कौन कौन से सर? पहला केस है कि अगर मान लीजिए मैं इसको अब ऐसे बनाऊंगा, समझ गए ना? अब इसको बनाएंगे अपन ऐसे, डिनोट इसको अपन ऐसे ही करते हैं। अगर हमने यहां से इसको सिल्वरिंग कर दी तो इधर से अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अरे आ रहा है समझ में? अगर हमने इसको यहां से सिल्वरिंग कर दी तो बेटा इस मिरर को हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। इसको कौन सा बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। इसको कौन सा बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग क्या कहेंगे, स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर मैं यहां से काट डालूंगा और बाहर से मोटापे की तरफ से अगर मैं इसको सिल्वरिंग करूंगा और अंदर से देखूंगा तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसका जो मोटा पेट है उस तरफ से अगर हम इसको देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है मिरर के बारे में आप छोटी सी जानकारी दी गई है स्फेरिकल मिरर के बारे में। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं तो मैं टर्म समझाता हूं आपको, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी से।
हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रकार से मिरर ले रहा हूँ और ऐसे 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 करके इसको ऐसे यहाँ से पैक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। एक्चुअली मिरर क्या ना बहुत छोटा होता है, तो बेटा इस प्रकार से मैं एक लाइन यहाँ से निकालनी है। अब इस मिरर, ये मिरर जिस स्फीयर से कटा हुआ है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सीओसी। सीओसी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना समझ में? जिस स्फीयर से ये मिरर कटा हुआ है उस स्फीयर का सेंटर इज सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा आरओसी या कैपिटल आर। छोटा जो रेडियस होगा ये कहलाएगा आरओए, रेडियस ऑफ अपर्चर। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा जहां ये जो लाइन होगी, एक्चुअली क्या है ना, इसका जो सेंटर है उसको हम पोल मान लेते हैं। जनरली मिरर्स के अंदर पोल हम ऐसे लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये पोल मान लो, ये अपना क्या मान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना मिरर हो जाएगा। मिरर कॉन्वेक्स या कॉन्केव कोई भी हो सकता है, बट इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एपर्चर क्या है वो आपको समझ में आ ही गया है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो बेटा इसको पूरे को आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बेटा अब आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जो बातें लिखी गई है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एक और नया टॉपिक। तो समझिए पहले, उसको समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। मेरा डायग्राम है स्फेरिकल मिरर का, आप ध्यान से देखिए, है ना। ये स्फेरिकल मिरर का हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, ठीक है, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक बात को विशेष तौर पे ध्यान समझिएगा, हमने क्या करा, यहाँ पे एक रे ली जो कि पैरेलल थी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। लो भैया, और जो रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के रे, वो कहां से पास करेगी, वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए इस प्रकार से। अब तुम्हारे मन में आ तो रहा होगा कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, है ना। ये तुम तो कई सारे तो मन ही मन सोच भी रहे होंगे कि ये वही पॉइंट है जो हम सोच रहे हैं, बट ठीक है, मैंने अभी सिर्फ बताया है कि एक पॉइंट है जहां से ये पास करी है, मतलब जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है वो एक पॉइंट है समथिंग, ठीक है, इतना मैंने आपको बोला है। अब भाई ये बात तो क्लियर है कि ये जो है ये पैरेलल रे है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मैंने सिर्फ पैरेलल बोला और कोई वर्ड यूज नहीं किया है। ये पैरेलल किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। मेरे शब्दों को ध्यान समझिएगा बेटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करी किसी ऐसे पॉइंट से जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए किसी पॉइंट से पास कर रही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं यहाँ आगे लिख देता हूं, यहां पे कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ भाई बात तो सही यार। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां से जो लाइन निकलेगी बेटा वो कहलाएगी नॉर्मल। क्या कहलाएगी, नॉर्मल। अरे रिफ्लेक्शन के जो लॉ है वो तो यहां भी वैलिड होंगे ना यार, और स्फेरिकल सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन है वही तो नॉर्मल होती है यार। और भैया जो परपेंडिकुलर सरफेस से सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन निकलती है वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है यार। अबे आ रहा है ना, सर्कल की प्रॉपर्टी है भैया, ये स्फीयर की प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसी लाइन जो स्फीयर के परपेंडिकुलर निकल रही हो वो सेंटर से पास करेगी, तो ये सेंटर से पास करने वाली
लाइन हो गई, तो यही हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा अपना पॉइंट जहां पे टच कर रही है, और इसी को हम बोल देंगे नॉर्मल। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना? अब सोच कि दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज अगेन थीटा। हाँ सर, ये तो समझ में आता है सर, और अच्छे से आता है सर। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल दूंगा कि भैया यहां पे परपेंडिकुलर खींच दीजिए इस प्रकार से। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए ऐसी। अगर ये एंगल है, ऐसे लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो भैया अगर ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये बीच की लाइन कॉमन है, तो इसका मतलब ये और ये दो ट्राइंगल जो है, ध्यान समझिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट आई कैन से कि ये पूरा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो r होगी। तो भैया मैं कह सकता हूं कि ये r/2 और ये r/2 हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये एंगल थीटा है, वो r/2 है। अब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इसको और इसको। बेटा इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे, अब मैं एक काम करता हूं, नाम रख देता हूं। इस पॉइंट का नाम C, इसका नाम M, इसका नाम N, इसका नाम Q, इसका नाम, बस काफी है, हो तो गया। तो व्हाट आई कैन से कि CQ इज इक्वल टू R, एंड अगर ट्राइंगल CMN आर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QMN, अगर कॉन्ग्रेंट है, तो व्हाट आई कैन से कि CM इज इक्वल टू MQ, एंड CM जो हो जाएगा बेटा यहां से C से लेके M तक की जो दूरी है वो C से लेके Q तक की दूरी की आधी हो जाएगी, तो विच इज r/2। समझ में आ गया ना? तो ये r/2 हो जाएगा CM। तो अब मैं समझ चुका हूं कि भैया अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल में ये जो C से लेके N है, मैं क्या बोल सकता हूं, इन ट्राइंगल, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल CMN, ध्यान समझिएगा, जो कोस थीटा होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस विच इज r/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज CN। समझ में आ रहा है? तो यहां से जो CN हो जाएगा वो हो जाएगा r/2 कोस थीटा। अरे तो बेटा यही तो बन जाएगा r/2 सेक थीटा। तो CN की वैल्यू क्या आ रही है, r/2 सेक थीटा। मतलब व्हाट आई कैन से कि ये जो दूरी है वो है r/2 सेक थीटा। आई मेरी बात समझ में? तो सर फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो बेटा ये दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी वो थी r, तो ये बचेगी r माइनस r/2 सेक थीटा। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस डिस्टेंस। ये दूरी कितनी आएगी, ये मान लीजिए यहां पे हम लोग मान क्यू मान लिया है, यहां पे P पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट। तो बेटा ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी हो जाएगी NP, दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी, NP विल बी इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा। अरे समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? बोलो यार, पक्का यार? हाँ भैया। तो बेटा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास करती है, ठीक है। अब कोई भी रे अगर पैरेलल से आएगी तो जिस पॉइंट से पास करेगी वो फोकस कहलाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं N इज नॉट अ फोकस पॉइंट। N वो पॉइंट है ही नहीं जो फोकस है। सर है, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा मेरी बात ध्यान समझना, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअली फोकस में पैरेलल वर्ड यूज नहीं होता, सिर्फ एक और नाम यूज होता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, फोकस की डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। बट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी,
तो बेटा फोकस की डेफिनेशन में एक बात आई कि इफ, क्या बोला गया, इफ अ रे पैरेलल एंड पैरेक्सियल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज पैरेक्सियल, अगर रे पैरेलल है और पैरेक्सियल भी है तो ही वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो फोकस कहलाएगा। सर ये पैरेक्सियल क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मेरी बात समझना, हर पॉइंट फोकस पॉइंट नहीं कहलाता। अरे सर एक बड़ा कंफ्यूजन सा हो रखा है, फोकस क्या होता है? बेटा फोकस के लिए पैरेलल होनी चाहिए और पैरेक्सियल होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इक्वल्स टू वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा। अब वो इतना छोटा है कि जो एनपी होगा उसको मैं लिख सकता हूं r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। बेटा जो सेक थीटा है वो अगर एंगल थीटा अगर बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है, तो वी कैन राइट सेक थीटा टेंड्स टू 1, और उस केस में मैं लिख पाऊंगा कि जो NP हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r माइनस आर बाई टू। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली r बाई टू आएगा। अब समझ में आ रहा है ना? तो बेटा अगर एंगल बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो ये NP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली r बाई टू आएगी। और एक्चुअली पैरेक्सियल का मतलब भी यही होता है कि जिस रे जो है वो किस एंगल पे गिर रही है। अगर एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत छोटा है ना, तो ही हम लोग कंसीडर क्या करते हैं? पैरेक्सियल कंसीडर करते हैं। तो बेटा बात क्या हो रही है यहाँ पे? पैरेक्सियल तभी होगी जब एंगल बहुत छोटा होगा। तो रे अगर पैरेलल है और पैरेक्सियल है तो ही मैं कह सकता हूं कि ये जिससे पास करेगी वो फोकस होगा। सर ये क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर पैरेलल होगी और पैरेक्सियल होगी तो जिस पॉइंट से पास करेगी वो r बाई टू होगा, और इसका मतलब r बाई टू ही फोकस होता है। अरे आइए बात समझ में। बेटा आपको क्या रटना है कि मिरर के केस में r बाई टू इज द फोकस। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करता है। इसको बताने का रास्ता है जो मैंने बताया कि अगर रे पैरेलल होती है, पैरेक्सियल होती है, तो वो उस पॉइंट से पास करेगी जो फोकस कहलाएगा। तो सर क्या इसके लिए फोकस नहीं है? बेटा फोकस तो इस मिरर के लिए भी है, सब मिरर के लिए होता है। फोकस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर। रे की तो ना प्रॉपर्टी होती कि पैरेक्सियल नहीं है तो फोकस ही नहीं होगा। अबे फोकस तो होगा, बट ये फोकस से पास नहीं करेगी, क्योंकि फोकस तो r बाई टू पे होगा, और ये जहां से पास करेगी वो r माइनस आर बाई टू सेक थीटा है। अबे गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा फोकस तो होगा। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, अब कोटा से तुम लोग दिल्ली जाओगे भाई, तो दिल्ली तो फिक्स है ना, दिल्ली तो वही है। और मैंने आपसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जयपुर जाइए, जयपुर से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, सीधा सीधा रोड है, आप इसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाईवे पे आपको चलना है और आप लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। मान लो मैंने बोल दिया आपको। अब भाई दिल्ली जाने का मैंने रास्ता बताया है। अब मान लीजिए अपन रोड तोड़ दिया पूरा, तो इसका मतलब क्या दिल्ली गायब हो जाएगा क्या? दिल्ली तो वही है ना भैया। सडनली रोड गायब कर दिया तो क्या दिल्ली गायब हो गया क्या? दिल्ली तो वही है ना भैया। तो इसी प्रकार से मैंने बोला कि अगर पैरेलल होगी, पैरेक्सियल होगी, ये रास्ता है वहां तक पहुंचने का, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से पास करेगी वो फोकस होता है। बट फोकस तो मिरर की प्रॉपर्टी है यार, वो तो बताने का तरीका है कि अगर पैरेलल और पैरेक्सियल है ना, तो जहां से पास करती है ना वो फोकस कहलाता है ना। अब समझ में आ रही है ना? अगर मान लीजिए पैरेलल है और पैरेक्सियल है तो जहां से पास करेगी वो क्या कहलाएगा? फोकस। आई मेरी बात समझ में? फोकस किसकी प्रॉपर्टी होती है? मिरर की। फोकस कहां पे होता है? r बाई टू पे। फोकस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, फोकस तो फिक्स है, r बाई टू पे होता है। या तो तुम्हें मिरर का r पता हो, उसका आधा कर ले और वहां से नाप ले, वही फोकस होगा। या तो पैरेक्सियल और पैरेलल रे डाल, उस पर जहां पे मीट करेंगी वही फोकस होगा। आई मेरी बात समझ में? लेकिन कोई भी रैंडम अगर लाइट आती है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रैंडम मतलब पैरेलल लाइट आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास कर रही है, अगर वो नॉन पैरेक्सियल है तो पॉइंट भी फोकस नहीं होगा, वो पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट हो जाएगा, और उस पॉइंट की डिस्टेंस इस पोल से r माइनस आर बाई टू सेक थीटा होगी। बेटा ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है, सवाल बनते हैं इसके ऊपर, मतलब बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है।
फोकस कहाँ पे होता है, r/2 पे। इस पे एम्स ने सवाल पूछा था, मैं आपसे पूछूंगा अभी, पर फोकस होता कहाँ पर है, r/2 पर। आई मेरी बात समझ में। और फोकस निकालते कैसे हैं अपन, किसी भी मिरर के ऊपर पैरेलल रे डालिए या पैरेलल एंड पैरेलल रेज डालिए, जहां से पास करेगी वही फोकस कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोट डाउन कीजिए कि फोकस के लिए, सॉरी पैरेक्सियल के लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर हम लोग करते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन पॉइंट्स को, जल्दी से फटाफट से। हाँ भाई, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, एम्स का सवाल है। हाँ बेटा, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको पूरा ये जो क्वेश्चन है ग्राफिक पे कराने वाला हूँ। तो बस मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा, पूरा सवाल आपको नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको नोट डाउन करने का टाइम दूंगा। सवाल में क्या पूछा गया है कि एक पैरेलल और पैरेक्सियल, सॉरी ओनली पैरेलल रे आई, पैरेक्सियल तो बोला ही नहीं उन लोगों ने, ठीक है। सिर्फ पूछा गया है कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे थी और वो क्या करिए आफ्टर रिफ्लेक्शन पास कर गई, तो एक्स पूछा गया है। अब बेटा आपको तो यहाँ पता है कि मैंने बता दिया कि पैरेलल पैरेक्सियल दोनों होनी चाहिए और ये सब फलाना डिगना, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि एग्जाम के अंदर जब आप होंगे तो बच्चा उसमें दिमाग में खोया रहता है कि ठीक है भाई फटाफट पैरेलल आई तो फोकस से पास करेगी, इसलिए इसी को दिमाग से निकालना है। एम्स का सवाल था। देखो बेटा किस प्रकार सोल्व होगा। सबसे पहले रे आ रही है। अब जो रे आ रही है तो ये कहाँ से पास कर रही है रे, ये किसी पॉइंट से पास कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जो रे आ रही है वो कितने डिस्टेंस ऊपर आ रही है, वो एफ डिस्टेंस ऊपर आ रही है, एफ डिस्टेंस। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकिन जो पॉइंट जहां पे टच वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट से देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आर के बराबर होएगी। अब चाहे आर कुछ भी हो पर आर 2f के बराबर होता है, क्योंकि फोकस हमेशा r/2 के बराबर होता है। दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 2r, सॉरी r/2, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बन जाएगी 2f। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा डिस्टेंस 2f है, ये f है, तो जो एंगल है, अब आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा यहाँ पे अब आपको जो एंगल दिखाई देगा साइन थीटा बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे f/2f विच इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब बेसिकली 30 डिग्री पे टच हुआ, 30 पे ही वापस आएगा। जहां से टच होकर निकलेगा वो दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस r/√2, सॉरी r माइनस r/2 sec थीटा। एंड व्हाट इज sec 30, 2/√3। तो आंसर हो जाएगा r माइनस r/2 इंटू 2/√3। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा r माइनस r/√3। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा पूरा सवाल है जिसको आपको नोट डाउन करना है। आप इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को नहीं, इस लेक्चर को आज यही समाप्त करेंगे और मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर नई एनर्जी के साथ में। थैंक यू सो मच। आते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।